भाई एक चीज ऑनेस्टली मुझे काफी टाइम से डिस्टर्ब कर रही है। आज इंडिया का ऑलमोस्ट हर एम्बिशियस बंदा या तो फॉरेन जाना चाहता है या फॉरेन जाने का प्लान बना रहा है। कोई कनाडा की कोचिंग ले रहा है, कोई जर्मनी लैंग्वेज सीख रहा है, कोई दुबई शिफ्ट होना चाहता है और कोई तो बोलता है कि भाई इंडिया में फ्यूचर ही नहीं है। और सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगता था कि ये सब बस सोशल मीडिया ट्रेंड है, लेकिन जब मैंने डीपली रिसर्च किया ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, ये एक्चुअली फ्यूचर इकोनॉमी का गेम है। और हो सकता है कि इंडिया अननोइंगली या मे बी स्ट्रेटेजिकली अपने स्किल्ड वर्कर्स को बाहर भेजकर डॉलर कमाने वाला देश बन रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एंड तक रुकना, क्योंकि जो डाटा मैंने देखा है वो ऑनेस्टली बहुत शॉकिंग था। देखो, आज दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज एक डेंजरस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का नाम है एजिंग पॉपुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ओल्ड लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और यंग वर्कर्स कम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान को देख लो, वहां सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि कंपनीज को वर्कर्स ही नहीं मिल रहे हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान की 66% कंपनीज लेबर शॉर्टेज से डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है। मतलब इमेजिन करो, फैक्ट्रीज रेडी हैं, ऑफिसेस रेडी हैं, इकोनॉमी रेडी है, लेकिन काम करने वाले लोग ही कम पड़ रहे हैं। और ये सिर्फ जापान में नहीं हो रहा, जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज इतनी फास्ट बढ़ रही है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले सालों में मिलियंस ऑफ वर्कर्स की नीड पड़ेगी। कनाडा हेल्थ केयर वर्कर्स ढूंढ रहा है, यूरोप इंजीनियर्स ढूंढ रहा है और मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स ढूंढ रहा है। और इसी बीच एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। जी हाँ, और उस देश का नाम है भारत। और मुझे लगता है कि इसी वजह से दुनिया अब इंडिया को सिर्फ एक कंट्री की तरह नहीं, एक मैन पावर वेयर हाउस की तरह देख रही है। थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन सच यही है। क्योंकि जब दुनिया को वर्कर्स चाहिए और इंडिया के पास वर्कर्स हैं, तो नेचुरली इंडिया की डिमांड ग्लोबली बढ़ेगी। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज इंडियंस हर जगह आपको दिख जाते हैं। यूएस में इंडियन टेकी, यूके में इंडियन डॉक्टर्स, कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स, जर्मनी में इंडियन इंजीनियर्स, दुबई में इंडियन बिजनेसमैन और वर्क लेबर फोर्स। और ऑनेस्टली अब तो जर्मनी ओपनली इंडियन वर्कर्स को अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में जर्मनी में इंडियन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन मैसिवली इंक्रीज हुई है और इंडियंस को हाईली क्वालिफाइड माइग्रेंट्स माना जा रहा है। मतलब अब इंडियन टैलेंट सिर्फ चीप लेबर नहीं रहा, इंडियन टैलेंट ग्लोबल इकोनॉमिक एसेट बन रहा है। और यही चीज इंडिया के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जब इंडियंस बाहर काम करते हैं तो सिर्फ अपनी लाइफ बेहतर नहीं करते, वो पैसा इंडिया भी भेजते हैं। और भाई जो नंबर्स मैंने देखा वो ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग था। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर बन चुका है। वर्ल्ड बैंक और मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024-25 के बीच में इंडियंस ने अब्रॉड अराउंड 135 से 138 बिलियन डॉलर इंडिया भेजे। 138 बिलियन डॉलर, ये नंबर इतना बड़ा है कि कई कंट्रीज की पूरी जीडीपी को मिला दिया जाए तब भी इस नंबर से कम पड़ जाएगा। सोचो, बाहर काम करने वाले इंडियंस इतना पैसा इंडिया भेज रहे हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी का मेजर सपोर्ट सिस्टम बन गया है। और यहां मुझे एक डेंजरस थॉट आया, क्या फ्यूचर में इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल ये बन सकता है, अपने यूथ को ग्लोबल मार्केट में भेजो, वो डॉलर कमाएंगे और पैसा इंडिया भेजेंगे। क्योंकि ऑनेस्टली देखो, ऑयल कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, चाइना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका इनोवेशन एक्सपोर्ट करता है। तो क्या इंडिया फ्यूचर में अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करेगा? यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। और अगर करेगा तो क्या ये स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी या डेंजरस डिपेंडेंसी? अब यहां लोग यूजुअली एक आर्गुमेंट देते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, बाहर जा रहे हैं लोग तो पैसा तो इंडिया ही आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में उनकी ये बात सही भी लगती है, क्योंकि रेमिटेंसेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई डाटा के अकॉर्डिंग रेमिटेंस इनफ्लो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब जो पैसा इंडिया अपने इंपोर्ट्स में लॉस करता है, उसका एक बड़ा पार्ट एनआरआईज इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देते हैं। और ऑनेस्टली अगर ये मनी सडनली आनी बंद हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी पर मैसिव प्रेशर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम डीपर है, बहुत डीपर, क्योंकि पैसा सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड है टैलेंट लॉस, ब्रेन ड्रेन।
और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो इंडिया ने एक स्टूडेंट को एजुकेट किया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सब्सिडी दी, फिर वो बंदा हाईली स्किल्ड इंजीनियर बन गया और उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब उसका इनोवेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका टैक्स, सब कुछ अमेरिका को मिलेगा। इंडिया को क्या मिला? सिर्फ रेमिटेंस। और यही मेन डिबेट का कोर है। क्या इंडिया सिर्फ रेमिटेंस इकोनॉमी बनकर रह जाएगा या खुद इनोवेशन लीडर बनेगा? क्योंकि ऑनेस्टली आज इंडिया का बेस्ट कोडिंग टैलेंट काफी हद तक फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहा है। टॉप एआई रिसर्चर्स बाहर चले जाते हैं, टॉप डॉक्टर्स अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, टॉप रिसर्चर्स फॉरेन लैब्स ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ पैसा का इशू नहीं है, ये फ्यूचर पावर का इशू है। आज दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं? जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती हैं, लाइक एआई, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस टेक, बायोटेक, और ये सब चीजें टैलेंट से बनती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं। और अगर टैलेंट ही बाहर चला गया तो इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा? यहां मुझे चाइना का एग्जांपल याद आता है। चाइना ने अपने टैलेंट को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर बनाया, अमेरिका ने ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करके इनोवेशन एम्पायर बनाया, और इंडिया काफी टाइम तक चीप लेबर इकोनॉमी बना रहा। लेकिन अब एआई के एरा में चीप लेबर का एडवांटेज भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन लो स्किल जॉब्स को रिप्लेस करेगा और फ्यूचर में डिमांड किसकी होगी? हाई स्किल्स वर्कर्स की, लाइक एआई इंजीनियर्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, साइबर सिक्योरिटी वालों की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। और एग्जैक्टली इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास एजिंग प्रॉब्लम है और इंडिया के पास यंग टैलेंट। अब एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या इंडिया में इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं? ऑनेस्टली बोलो, हर साल इंडिया में मिलियंस यूथ जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन क्या उतनी हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? नहीं। और इसी वजह से यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, और जब फॉरेन सैलरी कंपेयर होती है तो डिफरेंस और पेनफुल लगने लगता है। इंडिया में फ्रेशर इंजीनियर की सैलरी में भी 25 से 30 हजार रुपए से स्टार्ट होती है, वही बंदा जर्मनी या यूएस में लाखों रुपए से स्टार्ट करता है। तो ऑब्वियसली माइग्रेशन अट्रैक्टिव लगेगा, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये और फास्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी अब एक्टिवली स्किल्ड माइग्रेशन एग्रीमेंट्स कर रही है, लाइक जर्मनी इंडिया मोबिलिटी पार्टनरशिप, जापान ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये सब रैंडमली नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स और इंडिया ऑलरेडी सप्लाई साइड पर खड़ा है। लेकिन एक मिनट, पिक्चर का एक और डार्क साइड है। सपोज फ्यूचर में इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट का माइंडसेट ही ये हो गया कि अच्छा फ्यूचर इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो फिर इंडिया के स्टार्टअप का क्या होगा? रिसर्च का क्या होगा? इनोवेशन का क्या होगा? और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये रिस्क ऑलरेडी विजिबल है। टॉप आईआईटी ग्रेड्स में से काफी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज टारगेट करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स अब्रॉड शिफ्ट करना चाहते हैं, रिसर्चर्स इंडिया में फंडिंग इश्यूज फेस करते हैं। और अगर ये ट्रेंड अनकंट्रोल रहा तो इंडिया वर्क फोर्स सप्लायर तो बन जाएगा, लेकिन नॉलेज सुपर पावर शायद ना बन पाए। और बिलीव करो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है, जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि आज टैलेंट ऑयल की तरह स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। पहले कंट्रीज ऑयल फील्ड्स के लिए कंपीट करती थी, लेकिन अब कंट्रीज स्किल्ड वर्कर्स के लिए कंपीट कर रही हैं। जर्मनी इंडियन वर्कर्स अट्रैक्ट कर रहा है, कनाडा इमाइग्रेशन इजी करता है, मिडिल ईस्ट इंडियन लेबर पर डिपेंड करता है, और अमेरिका H1B सिस्टम यूज करता है। मतलब दुनिया इनडायरेक्टली इंडियन टैलेंट के लिए रेस में है, और ऑनेस्टली ये इंडिया के लिए बिग अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इंडिया ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकता है, और वार्निंग इसलिए क्योंकि अगर डोमेस्टिक सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ तो इंडिया सिर्फ टैलेंट सप्लायर बन के रह जाएगा। और भाई एक बात पर्सनली मुझे बहुत डेंजरस लगती है, आज सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि फॉरेन कंट्री जाना मतलब ऑटोमेटिक सक्सेस, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। रेसिज्म, वीजा प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये साइड सोशल मीडिया कभी नहीं दिखाता। और आयरनोकली काफी डेवलप्ड कंट्रीज खुद इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। जर्मनी की इकोनॉमी प्रेशर में है, हायरिंग स्लो डाउन भी आए हैं,
मतलब फॉरेन जाना गारंटीड ड्रीम लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी चाहिए, और यही पॉइंट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगले 10 से 15 सालों में इंडिया दो पाथ में से एक चूज करेगा। पाथ नंबर 1, इंडिया अपने यूथ को ग्लोबली प्लेस करेगा, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इंडिया एक टैलेंट एक्सपोर्ट सुपर पावर बन जाएगा। एंड पाथ नंबर 2, इंडिया अपने टैलेंट को यूज करके खुद इनोवेशन हब बनेगा। एआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डीप टेक, और ऑनेस्टली बेस्ट सिचुएशन तब होगी जब इंडिया दोनों करे, ग्लोबल प्रेजेंस भी हो, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी हो। क्योंकि सिर्फ डॉलर भेजना इनफ नहीं होता, रियल पावर इनोवेशन से आती है, टेक्नोलॉजी से आती है, नॉलेज से आती है। और शायद इसीलिए आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ वर्ल्ड डिमांड कर रहा है इंडियन टैलेंट को, तो दूसरी तरफ इंडिया को खुद भी अपने फ्यूचर के लिए टैलेंट चाहिए। एक तरफ डॉलर है तो दूसरी तरफ ब्रेन ड्रेन, एक तरफ अपॉर्चुनिटी है तो दूसरी तरफ डिपेंडेंसी। और नेक्स्ट डिकेड डिसाइड करेगा कि इंडिया दुनिया का वर्कफोर्स सप्लायर बनेगा या दुनिया का फ्यूचर इनोवेशन हब। वैसे जनरली आप बताओ, अगर आपको चांस मिले तो आप इंडिया में रहना पसंद करोगे या फॉरेन सेटल होना? कमेंट करके आप अपना ऑनेस्टली आंसर जरूर करना, क्योंकि ये डिबेट अभी स्टार्ट हुई है और फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे दो रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है, तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।